स्टार्ट। देखिए, आज जो हम लेक्चर कवर करेंगे इसमें 7th क्लास का चैप्टर जो है वो मैं आपको डिक्टेट कर सकता था, लेकिन मुझे नीड महसूस नहीं हुई, क्योंकि आप न्यू एनसीईआरटी में वो एक ओवरव्यू ले चुके हैं सारी सल्तनत का, और उसमें भी जस्ट एक ओवरव्यू है। हम वो चैप्टर पढ़ने के लिए अभी ही केपेबल हैं, लेकिन हम उसे पढ़ लेंगे जब मैं डिटेल में सारे करा दूंगा, तो आप उसे 5-10 मिनट में पढ़ लोगे। मुद्दे की बात क्या है, हम सतीश चंद्र की बुक से आज चैप्टर करने जा रहे हैं तुर्किश रूल का, स्लेव डायनेस्टी। लेकिन मुझे बहुत ही लिमिटेड कंटेंट लगा, कुछ था ही नहीं, तो उसके साथ मैंने अटैच कर दिया क्रॉनिकल का लेक्चर, तो दोनों कंबाइंड चल रहे हैं। 7th रोमिला थापर, 11th और द बुक ऑफ सतीश चंद्र एंड क्रॉनिकल, ऑल आर कंबाइंड। ओके, स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला यह बनता है कि भारत में तुर्किश रूल एस्टेब्लिश हुआ तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, ये क्वेश्चन ऑलवेज आता है। रीजंस को बारी बारी फटाफट ओवरव्यू में ले लेते हैं, क्योंकि आपने पहले भी ये किया हुआ है। सबसे पहला रीजन, पॉलिटिकल अपरेटस उस टाइम पे हमारी कंट्री का। अगर इंडिया को देखा जाए तो उस टाइम पर हमारी कंट्री में फ्यूडलिस्टिक सिस्टम एग्जिस्ट करता था। जो रूलर हुआ करता था उसके पास एक सिंगल फैशन में ट्रेंड यूनाइटेड आर्मी नहीं हुआ करती थी। आर्मी फ्यूडल लिवाइज के थ्रू आती थी, जो अलग अलग फॉर्मेट में अपने लेवल पर ट्रेंड होती थी, इसलिए वो एक यूनिफाइड कमांड फॉलो करने में फेलियर थे। सेकेंड एस्पेक्ट, सेनाएं हर समय युद्ध के लिए तैयार नहीं रहा करती थी, क्योंकि कुछ रूलर्स ऐसे भी हुआ करते थे जो यह माना करते थे कि मेरी टेरिटरी पर आक्रमण नहीं हुआ है, तो मुझे उसका समर्थन नहीं करना है जिसकी टेरिटरी पर आक्रमण हुआ है। तीसरा एस्पेक्ट, सैनिक पूरी तरह से थक चुके थे। एक तो इनके आपसी युद्धों ने इन्हें थका दिया था, हताश कर दिया था, और दूसरा, बड़े स्तर पर सुबुक्तगीन के समय से जो आक्रमण भारत पे होने शुरू हुए, जो महमूद गजनवी के समय में बहुत एक्सेलरेट हो गए, और बाद में मोहम्मद गौरी ने तुर्किश रूल स्थापित किया। इस लगभग 125 साल के टेन्योर के दौरान बड़े पैमाने पर भारतीय सैनिकों की क्षति हुई, युद्ध में काफी बड़े पैमाने पर धन बर्बाद हुआ, और जो सैनिकों का मनोबल था, मोराल था, वो गिर चुका था। इसी कारण से अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय में जब मोहम्मद गौरी एक बार भारत में जीत जाएगा, तो 1192 से 1206 तक मोहम्मद गौरी खुद एंगेज है सेंट्रल एशियन पावर्स में, और कुतुबुद्दीन ऐबक पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है खुद को कंसोलिडेट करने की, लेकिन शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी है, सैनिक इतने मनोबल गिर चुके हैं कि एक प्रयास भी नहीं हो रहा है कि खड़े हुआ जाए इनके खिलाफ और इनको समाप्त किया जाए। अगर खड़े हो जाते, वो प्रयास कर लेते, खत्म कर दिया जा सकता था तुर्कों को उस समय में भी, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हुई थी। तो कुल मिलाकर के मिलिट्री माइट हमारी कंट्री का वेन हो चुका था, वैनिश हो चुका था, गिर चुका था, खत्म हो चुका था, लगातार चलते आ रहे राजपूतों के आपसी द्वंद्व, युद्ध और इन कारणों से। तो पॉलिटिक्स की फील्ड में फ्यूडलिस्टिक पैटर्न हमें ले डूबा। सेकंड एस्पेक्ट अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में उनके जीतने का, तुर्कों के जीतने का एक बहुत बड़ा कारण ये रहा, हमारी बहुत ही रिजिड कास्ट बेस्ड सोसाइटी। कास्ट बेस्ड सोसाइटी की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा सेक्शन जिसको हम कह सकते हैं आउटकास्ट, जो कि तंग आ चुका था ब्राह्मणों की सुपीरियर पोजीशन की वजह से, और उसे ऐसा लगता था कि उसका सिर्फ और सिर्फ दमन ही होगा इस सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, और इसकी वजह से इस स्ट्रक्चर का चेंज होना बनता है। तो उसका एक बहुत यूनिक सा रिलेशन क्रिएट हुआ, वो हमेशा से ही डिसकनेक्टेड महसूस करता था रूलिंग अथॉरिटी से। तो उसको ऐसा लगता था कि ऊपर कोई भी पोजीशन पर आकर के बैठ जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको डेस्टिट्यूट में ही जीना है और वही उसका एंड रिजल्ट है। तो ये जो एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, इसका एक नकारात्मक प्रमाण ये मिला, नतीजा ये हुआ कि हमने बड़े पैमाने पर एक जो पॉपुलेशन बेस्ड डेमोग्राफी है उसको आउटकास्ट ही करके रख दिया। सेकंड एस्पेक्ट, इसमें हमने ड्यूटीज डिसाइड कर रखी हैं, और जिसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ राजपूत, यानी कि दूसरा रैंक ऑफ द वन सोसाइटी, क्षत्रिय ही युद्ध करने का काम करेगा। आर्मीज जो फॉर्म की जाती थी
वो सिर्फ और सिर्फ राजपूत सिस्टम बेस्ड होती थी। वैश्य को, शूद्र को और ब्राह्मण को लड़ने की अनुमति नहीं थी और आर्मी में वो शामिल नहीं होता था। और ये जो एक सेक्शन है राजपूतों का, ये उस समय तक युद्ध लड़ लड़ करके पूर्ण रूप से नेस्तो नाबूद हो चुका था, इसलिए आर्मीज वीक पड़ गई। तो कास्ट सिस्टम बेस्ड इस सिस्टम ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। कास्ट बेस्ड सिटीज बनाई जाती थी, जो शहर बनाए गए थे वो कास्ट बेस्ड थे। आउटकास्ट या फिर नॉन कास्ट पर्सन उस शहर में आकर के टिक नहीं सकता था। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर एक लोकलिज्म का इम्पैक्ट क्रिएट हो रखा था और रीजनलिज्म काफी स्ट्रांग था, जिसकी वजह से पैट्रियोटिज्म की फीलिंग कभी क्रिएट ही नहीं हो पाई और ये महसूस ही नहीं हुआ कि अगर आक्रमण शाहिया डायनेस्टी पर हो रहा है तो वो आक्रमण भारत पर हो रहा है। अगर ये फीलिंग होती और ऐसा लगता कि देश पर आक्रमण हो रहा है तो सभी राजपूत राजा उस युद्ध में मदद करने का काम करते, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म, लैक ऑफ नेशनलिस्टिक अप्रोच, इसने युद्ध में गिराया इन लोगों को और बर्बाद किया। इसके अलावा अगर आप बात करें तो मिलिट्री प्रैक्टिसेस में आर्मी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें आर्मी स्ट्रेंथ की हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो तुर्किश रूलर हुआ करते थे वो बेटर प्लेस्ड हुआ करते थे क्योंकि उनके पास हॉर्समैन हुआ करते थे। लेकिन आपने देखा है कि जो इंडियन रूलर हुआ करते थे, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का एस्पेक्ट इनकी हैवी और क्रश करने वाली अप्रोच। तो इनके जो एलिफेंट हुआ करते थे मेजोरिटी ऑफ द वॉर में वो इन्हीं के अगेंस्ट गए हैं। तो इनकी हैवी एंड क्रश अप्रोच उनकी स्ट्राइकिंग एंड मोबाइल अप्रोच के सामने फेल हो गई। तो तुर्किश अप्रोच स्ट्राइकिंग थी, मोबाइल थी, इनकी अप्रोच हैवी थी, क्रशिंग थी। ये डिफेंसिव थे, वो ऑलवेज ऑफेंसिव थे। इसका नुकसान हुआ आर्मी के एस्पेक्ट पे। दूसरा एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कहते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल इंपैक्ट की बात करें तो तुर्किश आर्मी ने वहां पर मैकियावेलियन कंसेप्ट को फॉलो किया और मैकियावेलियन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके लिए जो युद्ध है ये डेथ एंड लाइफ का सवाल है, यानी कि जो वॉर है दैट इज इक्विवेलेंट टू डेथ एंड लाइफ। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप भारतीय रूलर्स की बात करें तो राजपूतों के लिए उस टाइम में जो वॉर हुआ करती थी वो एक तरह का स्पोर्ट था। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट ऑफ वॉर इज अ काइंड ऑफ स्पोर्ट, आप उसे डेथ एंड लाइफ के तौर पर नहीं लेते हैं। इसकी वजह से युद्ध में साइकोलॉजिकल तौर पर आप उस क्षमता के साथ युद्ध करते भी नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एस्पेक्ट था। सेकंड एस्पेक्ट अगर हम देखें जो बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा वो ये रहा कि इंडिया में जब भी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर का इग्नोरेंस होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो जो शाहिया डायनेस्टी हुआ करती थी इसका फॉल बैक एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से तुर्किश भारत में स्थापित हो पाए। भारत ने दो रूलर्स देखे हैं, चाहे वो मौर्यज हुआ करते थे चाहे कुशाणस हुआ करते थे। तो मौर्यज और कुशाणस के समय में एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को काफी स्ट्रांग रखा गया और पर्सनली गाइड किया गया। इसकी वजह से पूर्ण रूप से भारत को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम लेटर गुप्तास की बात करते हैं, लेटर गुप्तास पीरियड की बात करते हैं, इसके बाद हम खुद तुर्कों की बात करेंगे, यानी कि तुर्को अफगानी रूल आ जाएगा। यानी कि जब लोधी गद्दी पर बैठेंगे वो बाबर का ध्यान नहीं रखेंगे। और इसके बाद खुद जब लेटर मुगल्स का पीरियड आ जाएगा तो मुगलों के द्वारा भी जब नॉर्थ वेस्ट का इग्नोरेंस किया जाएगा तो वहां पर अफगानी आ जाएंगे। तो जब जब इनका हास हुआ है, चाहे वो लेटर गुप्ता थे जिनके समय में हुनास थे, चाहे वो तुर्को अफगानी रूलर्स हैं यानी कि लोधी डायनेस्टी तुर्कों की ही आगे फर्दर डायनेस्टी, चाहे वो मुगलों का लेटर पीरियड है, जब जब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इग्नोर हुआ है तब तब भारत में फॉरेन इन्वेजन हुई हैं। और मौर्य और कुषाण के समय में ये नहीं हुआ तो फॉरेन इन्वेजन नहीं हुई, एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से भारत बचा रहा। तो शाहिया डायनेस्टी जब तक बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी तब तक भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका वीक हो जाना और जैसे ही इसका गिर जाना अल्टीमेट एस्पेक्ट वीक, इसका वीक हो जाना, अल्टीमेटली इसका गिर जाना इस बात का प्रमाण था कि अब गेटवे ओपन हो चुका है और नॉर्थवे एक तरह से भारत का गेटवे था। जैसे ही ये गेटवे ओपन हुआ भारत की ताकतें इस चीज को रोक नहीं पाई। तो अटर इग्नोरेंस ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एक रीजन है जिसकी वजह से बर्बाद हुए। सेकंड एस्पेक्ट है, अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें तो हुनास के अटैक के बाद लगभग 5 सेंचुरीज का, ये छोटा पीरियड नहीं है, 5 सेंचुरी का पीस पीरियड था भारत में, यानी कि पीरियड ऑफ नॉन फॉरेन इन्वेजन्स। इन 5 शताब्दियों के दौरान 500 साल तक बाहर से आक्रमण ही नहीं हुआ। इसकी वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेसेंसी का एटीट्यूड क्रिएट हुआ भारतीय लोगों के बीच में और इनके अंदर एक बहुत ही फेक एरोगेंस और प्राउड क्रिएट हो गया कि भारत तो बहुत ही फ्लरिशिंग
स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इस पर आक्रमण कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए 5 सदियां बीत गई, आक्रमण हुआ नहीं। इस कॉम्प्लेसेंसी का नतीजा ये हुआ कि जब आक्रमण हुआ तो समझ नहीं आया कि अब इसको रोकना कैसे है। सेकंड एस्पेक्ट, जब भी आप किसी साम्राज्य को गिरता हुए देखते हैं तो ये आपकी नैरो माइंडेड अप्रोच है कि आप केवल उसे पॉलिटिकल एरिया में ही गिरते हुए देख रहे हैं। जो पॉलिटिकल डिक्लिनेशन आया उसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको नजर आएगा सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के डिक्लिनेशन में। इकोनॉमिक लेवल पर अगर आप देखें तो राजपूत रूलर पूर्ण रूप से रेवेन्यू के साधनों को गवा चुके थे फ्यूडलिस्टिक पद्धति को अपना करके, जो कि सामंतों के हाथ में चले गए थे। सामंतों के पास पैसा अधिक आ जाने की वजह से वो भोग विलासी हो चुके थे, लग्जूरियस हो चुके थे, और ड्रिंकिंग हैबिट राजपूतों की और बाद में आने वाले मराठों की ये मेन एक्टिविटी होती थी जो इन्हें बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण रही है। तो ये वेलोरस लाइफ के अलावा जो एक लाइफ इनकी क्रिएट हुई जिसमें ये भोग विलासी हो चुके हैं, प्लेजर सीकिंग कॉम के तौर पर खड़े हो चुके हैं, और वो सैनिक विश्व स्तर पर कभी काम कर ही नहीं सकते हैं जिनको ड्रिंक की हैबिट हो और जो ड्रंकन हो। तो अल्टीमेटली ये एक बहुत बड़ा नुकसान का सबब बना सामंतवादी पद्धतियों से, क्योंकि सामंतों के द्वारा मेन राजा के दरबार की नकल की जाती थी, और नकल करने के लिए भी अकल चाहिए आपको, वो राजा है, उसका नकल करने का ट्रेंड कुछ और रहता है। और सामंत इस समय राजा की आर्मी सप्लाई का मेन सोर्स है, तो जब वही इस तरह की एक्टिंग में डूबा हुआ है तो सेना किस तरह से डूबेगी आप ये देख सकते हैं। और सेंट्रल आर्मी मेंटेन की नहीं जाती थी, आपको पता है इनमें इनफैक्ट पृथ्वीराज चौहान के द्वारा भी सेंट्रल आर्मी उस लेवल पर मेंटेन नहीं की जाती थी, फूडल लवाइस पर डिपेंड करना पड़ता था। ये इस वजह से ये भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का डिग्रेड हो जाना इनके हारने का एक बहुत बड़ा कारण बना इस पद्धति के मुताबिक। सेकंड एस्पेक्ट ये रहा कि लोगों के बीच में डिसकंटेंटमेंट थी अपने रूलर्स को लेकर के, सामंतों को लेकर के उस समय में, इस वजह से भी लोग उदासीन रहे। अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों को लेकर के और इंटरनेशनल इंपैक्ट को लेकर के लोग उदासीन रहे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे क्या हो रहा है, क्योंकि अगर व्यापार वाणिज्य फ्लरिश होता, यहाँ से ट्रेड रूट्स गुजर रहे होते, ट्रेड एंड कॉमर्स होता, तो वैश्य और शूद्र और ब्राह्मण इस बात का ख्याल रखता कि इस एरिया को सिक्योर रखो, और इंटरनल टेरिटरीज को भी ये चेताया जाता कि वही ट्रेड रूट से इंपॉर्टेंट है और वो अगर सेफ सिक्योर रहेंगे तो हम भी फ्लरिश करेंगे। लेकिन उदासीनता ही इतनी है विश्व स्तर को लेकर के कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उत्तर पूर्वी एरिया में क्या चल रहा है, उत्तर पश्चिमी एरिया में क्या चल रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा, उदासीनता लोगों की अंतरराष्ट्रीय स्थितियों को लेकर के, इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर के, अपने राजा को लेकर के, सामंत को लेकर के, क्योंकि उनका जीवन इतना सप्रेस हो चुका था इस टाइम तक कि उन्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। भारत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जहां वो लगभग 6 से 7 सेंचुरी तक इंटरनेशनली हाईली कनेक्टेड था और सबसे उग्रणी लीडर हुआ करता था इंटरनेशनल रिलेशंस को डेवलप करने में, उसका बिल्कुल उल्टा इसी पीरियड में बड़े पैमाने पर पीछे की तरफ आया, इंटरनेशनल रिलेशन से पूरी तरह से कटा है, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस उसकी कम हुई है, जिसकी वजह से उसे यह पता ही नहीं चल पाया कि वेस्ट एशिया में, ईस्ट अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में किस लेवल पर पावर्स क्रिएट हो रही हैं और सेंट्रल एशिया में किस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, पोजीशंस कैसे चेंज हो रही हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशंस का दौर वापस से स्थापित होगा जब तुर्कों का रूल भारत में स्थापित होगा, इसलिए वापस से करेंसी आएगी, इससे वापस से ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, इसलिए कॉटन की, पेपर की, पेंटिंग की नई किस्में आएंगी, नए उद्योग धंधे लगेंगे। लेकिन आप राजपूत पीरियड में उस लेवल पे फैक्ट्रियां नहीं सुनते नॉर्थ इंडिया में, करेंसी का जिक्र पूर्ण रूप से खत्म हो चुका होता है, नई नई वैरायटियों का जिक्र खत्म हो चुका होता है, हम अपनी पुरानी लेगेसी के दम पर जी रहे होते हैं। तो ये लैक ऑफ कनेक्शन विद द अदर वर्ल्ड कंट्रीज हमें ले डूबा उस समय में, क्योंकि हम नई गतिविधियों को समझ नहीं पाए, नई तकनीकें हमारे पास नहीं पहुंच पाई, हम उन डेवलपमेंट्स को समझ नहीं पाए जो सेंट्रल एशिया में हो रही थी। इसलिए जब वो हमें सरप्राइज के तौर पर कन्फ्रंट हुई, हम उनके हाथों पटकनी खा गए या फिर गिर चुके थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस समय में जो ऑब्जर्व होता है, देखिए ये जो पर्टिकुलर टाइम हुआ करता था, इस पर्टिकुलर टाइम में स्टॉप करो यार इकट्ठा, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इस समय में ये हुई कि कंजर्वेटिस्ट एटीट्यूड था इंडियंस का। इसका एक पॉइंट पे हमें लाभ भी हुआ, जब गजनवी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, उसके समय में जब इस्लाम में कन्वर्जन करने का प्रयास किया गया, और उसके पहले जब मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण हुए सिंध के इलाकों में और अदर एरिया में, तो उस लेवल पर कन्वर्टेंट्स मिले नहीं इनको, क्योंकि हमारा एक कंजर्वेटिव एटीट्यूड हुआ करता था, हम अपने रिचुअल कस्टम कल्चर तक किसी को घुसने नहीं दिया करते थे। एक समय तक इसका लाभ हुआ, लेकिन एक समय के बाद जब भी आप इस तरह की कंजर्वेटिस्ट टेंडेंसीज रखते हैं, आप नुकसान में चले जाते हैं, क्योंकि आप अभी भी उन्हीं पैदाती सैनिकों के दम पे चल रहे हैं जिन्हें पैक कहा जाता था, और उस तरफ दूसरी तरफ देखें तो वो पूर्ण रूप से उन आर्चर्स के बेसिस पर आगे बढ़ रहे हैं जो घोड़े पर बैठे बैठे तीर चलाते हैं। अगर आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत होते, आपके पास तुर्की घोड़े होते, तुर्की घुड़सवार होते, वो जिन्हें ममलूक कहा जाता है, यानी कि वो स्लेव
जो युद्ध के लिए खरीदे जाते हैं, जैसा कि गजनवी और घोरी किया करते थे। आप भी उन्हें परचेज कर सकते थे, वह आपके पास भी होते, तो अल्टीमेटली आप चीजों को कन्फ्रंट कर पाते, बेटर मैनेज कर पाते। तो लैक ऑफ कनेक्शन और कंजर्वेटिस्ट एटीट्यूड जो आपको लगता था कि आपकी स्ट्रेंथ है, आपको बचा करके रखेगा बाकी धर्मों से, बाकी ताकतों से, वह कहीं ना कहीं आपको ले डूबा, क्योंकि आप अडेप्टेबल ही नहीं हो पाए चेंजिंग वर्ल्ड सिनेरियो के साथ, आप नई तकनीकों में आ ही नहीं पाए और आप पूर्ण रूप से खत्म हुए एक समय में। आर्ट एंड कल्चर के मामले में देखें तो ये गिरने का दौर है। ऐसा कहा जाता है राइटर के द्वारा कि उड़ीसा और बुंदेलखंड के मंदिरों को अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एरोटिक्स कल्चर्स पर फोकस किया गया है। इसके अलावा हमें वो नजारा नहीं मिलता जो कभी दीदारगंज की यक्ष की मूर्तियों में या फिर सुल्तानपुर की बुद्ध की मूर्ति में हमें देखने को मिला था, जो ब्रॉन्ज का स्टैच्यू हुआ करता था। ऐसी आर्ट इस दौर में दोबारा डेवलप नहीं होगी। टेम्पल आर्किटेक्चर पर पूर्ण रूप से फोकस रहेगा। इसके अलावा अदर वेज ऑफ आर्ट, यानी कि आप आर्टिजनल एक्टिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में जो एक उद्योग धंधे होते हैं, इस तरह की चीजों को विकसित करते नहीं नजर आएंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स के माध्यम से नए ट्रेड रूट्स एक्सप्लोर नहीं किए जाएंगे, जो रिवर लिंक्स हैं उनको सिक्योर और इंश्योर नहीं किया जाएगा। इस तरह से आप धीरे 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 रेवेन्यू का जो एकमात्र सोर्स बड़े स्तर पर होता था, यानी कि ट्रेड, वो तो आपने पहले ही खत्म किया, और जो रेवेन्यू का दूसरा माध्यम था लैंड, वो आपसे खत्म हो गया। कुछ और भी कारण कहा जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि जो नॉन वेजिटेरियन एक्टिविटीज थी सेंट्रल एशियन की, तुर्किश की, इसने इनको फिजिकली बहुत स्ट्रांग कर दिया। हालांकि मैं ऐसा मानता नहीं, और ऑथर भी एट द एंड ये नहीं मानता, क्योंकि इंडियन वेलोरस काफी थे और फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे, और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन इज नॉट द ग्राउंड। मुद्दे की बात यह है कि यह कारण सारे इस तरह के बने कि भारतीय उस समय में तबाह हुए, खत्म हुए। तबाह और खत्म होने के बाद जब तुर्किश रूल भारत में स्थापित होगा, अंततः परिवर्तन क्या आएंगे, तुर्किश रूल भारत को क्या दे करके चला जाएगा, तो चलिए अब उस चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तुर्किश रूल काफी हद तक चीजें बदल देगा। पॉलिटिकल लेवल पर अगर देखा जाए, हमारी ऑल इन ऑल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ओवरहॉल हो जाएगी। सामंतवादी फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसीज खत्म हो जाएंगी। पैन इंडियन स्केलेटन क्रिएट किया जाएगा और एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाएगा, खास तौर पर अलाउद्दीन खिलजी के समय में, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करेगा। कुछ समय के लिए सही, लेकिन अशोक के बराबर का भारत उसके कंट्रोल में आया था, क्योंकि मदुरई तक कभी अशोक ने भी रेड नहीं मारी थी, क्योंकि चोर चेल और पांड्यों के साथ उसके मैत्री संबंध थे, ट्रिब्यूट लेता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी मदुरई में भी रेड मार के आएगा, नीचे तक जाएगा, और ये होगा मलिक कफूर के सानिध्य में। मलिक कफूर सारा कैंपेन लड़ेगा। तो मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि सल्तनत रूलर्स की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश के समय से शुरू हुई इक्तदारी सिस्टम के तहत आप अब सैलरी के बदले असाइनमेंट्स देते हैं, लेकिन यह फ्यूडल लॉर्ड नहीं है। आप इसको जब वो लैंड देते हैं तो लैंड हेरिडिटरी नहीं है, लैंड ट्रांसफरेबल है। लैंड उसके पास तब तक रहेगा जब तक वो रूल ओबे करता है। खास तौर पे ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं जो लैंड असेसमेंट को वेरीफाई करते हैं। जितना रेवेन्यू उस इक्तदार को सैंक्शन हुआ है उतना उसको रखना है, और रूलर को फिक्स अमाउंट में एक ट्रिब्यूट उसको देना ही देना है। सैनिक उसको रखने हैं जितने उसे मेंशन किए गए, उससे ज्यादा वो नहीं रख सकता है। इस तरह से पूर्ण रूप से कंट्रोल में इक्तदारी सिस्टम आया। ये सारे हाई क्लास गस्टेड ऑफिसर हुआ करते थे जो सीधा सीधा सेंट्रल रूलर के अधीन होते थे। यानी कि बड़े पैमाने पर तुर्कों ने भारत में आने के बाद सामंतवादी और प्रैक्टिकली डिवाइडेड जितने भी पॉलिटिकल विंग्स थे उनको यूनिफाइड करके एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड यूनिट में कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया, और एक सीधे सेंट्रल रूलर के द्वारा सभी अपॉइंटेड लोगों को ग्रास रूट लेवल तक रखने का प्रयास किया गया। ये इतना आसान नहीं था, दिक्कत थी, क्योंकि लोकल कल्चर काफी स्ट्रांग थे, चाहे वो आर्मी थी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन थी। मुकद्दम लेवल के ऑफिसर, जैसे विलेज लेवल पर आप जाएंगे तो वहां पे आपको खुद मिलते हैं, मुकद्दम मिलते थे, पटवारी मिलते थे, मुशर्रफ मिलते थे। ये सारे लोकल ऑफिसर हुआ करते थे। ये लोकलाइजेशन के एलिमेंट को बढ़ाते हैं। ऑलवेज सुल्तानों ने प्रयास किया कि लोकलाइजेशन के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज किया जाए, सेंट्रलाइजेशन का इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि रूलर के हाथ में सारा का सारा कमांड आए। तो पॉलिटिकली फ्यूडलिज्म को इवेट करके एक सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्थापित करने का काम, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो कि सीधा सीधा केंद्र के अधीन है, इसका काम तुर्कों के द्वारा किया गया। यह बड़ी बात थी। सेकेंड एस्पेक्ट अगर हम देखें तो मिलिट्री और आर्मी को नए फैशन पर प्रिपेयर किया गया। आर्मी अब फ्यूडल डिवाइस पर उस लेवल पर डिपेंड नहीं है, रूलर सीधा सीधा भी अपनी आर्मी मैनेज करता है, और जो आर्मी एक इक्तदार मैनेज करता है वो पूरे के पूरे इक्तदार एक प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स के ऊपर और प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मैनेज करते हैं। इस तरह से सारे सैनिक एक तरह से काम करते हैं और सभी सैनिकों को एक ही फाइटिंग कोड, एक ही डिसिप्लिन कोड सिखाया जाता है,
बात सिर्फ इतनी है कि वो अलग अलग इक्तादार के अधीन है और कोई डिफरेंस की बात नहीं। तो पूरे देश की एक सेना है, चाहे वो इक्तादार के माध्यम से ही आ रही है, और केंद्र के राजा की खुद की भी अपनी एक सेना है। रेवेन्यू के माध्यम से देखा जाए तो रूलर खालसा लैंड मैनेज करता है, जिससे उसके खुद के खर्चे निकलते हैं। अनदर लैंड जो है वो सीधे सीधे 1/3 रेवेन्यू वहां से कलेक्ट करता है, जिसका बहुत कम हिस्सा ही इक्तादारों को रेवेन्यू के तौर पर दिया गया है। तो यानी कि रूलर का रेवेन्यू काफी स्ट्रेंथन होता है। ट्रेड रूट्स को काफी इंपॉर्टेंटली प्रोटेक्ट किया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि जो सल्तनत रूलर हैं, इसके समय में सिक्योरिटी, जस्टिस इतना प्रमोट किया गया। एक बात याद रखना, तुर्किश जस्टिस को बहुत लव करते हैं। चाहे वो महमूद गजनवी था, अपने भाई भतीजों को सजा देने से चूकता नहीं था। चाहे वो बलबन है, चाहे फिर वो अलाउद्दीन खिलजी है, भाई भतीजों को सजा देने से कभी चूकते नहीं थे। जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्टिस के बारे में ऐसा कहा भी जाता है, हसन निजामी ये कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में एक ही तालाब से भेड़िया और या फिर लोमड़ी और जो बकरी है या भेड़ है एक साथ पानी पी सकते थे। जस्टिस इतना था, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई बूढ़ी भी है तो सोने की टोकरी सर पे रख के अकेली सड़कों पे जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो रोड प्रोटेक्ट किए गए, ट्रेड एंड कॉमर्स को फ्लरिश किया गया। इल्तुतमिश ने भारत में पहली बार शुद्ध अरबी के सिक्के, शुद्ध अरबी भाषा के सिक्के चलाए, सोने चांदी का टंका चलाया, तांबे का जीतल चलाया। इस तरह के टंका, जीतल, इस तरह के कॉइन्स आपको फिर से सुनने को मिलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई कॉइन नहीं चलाया है, इल्तुतमिश के द्वारा कॉइन चलाए गए हैं। तो कॉइन बेस्ड इकोनॉमी आई, ट्रेड एंड कॉमर्स को रिवाइव किया गया, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप बात करते हैं सिटीज के मामले में, तो सुल्तानों की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी, इन्होंने कास्ट बेस्ड सिटीज खत्म कर दी, तबाह कर दी। इन्होंने कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरल सिटीज बनाई, जिसमें आप कास्ट के बेस पे ही लोग नहीं रहेंगे, सभी कल्चर के, सभी मैनर के लोग रहेंगे। इसलिए लेबरर्स, वर्कर्स, आर्टिजन्स और आउटकास्ट लोगों ने इनका जमकर समर्थन किया। इसलिए नए शहर बने जो इन सबसे भरे हुए थे। इसलिए आपको मल्टी कॉस्मोपॉलिटन से कल्चर मिलते हैं। चाहे वो फिरोज शाह तुगलक का फिरोजपुर है पंजाब का, चाहे वो यूपी का फिरोजाबाद हुआ करता था, चाहे हिसार फिरोजा होता था, चाहे जौनपुर हुआ करता था। इस तरह से लोधियों का चाहे लुधियाना हुआ करता था। सभी के अलग अलग शहर आपको बसाए दिखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट, तो ये शहर बसाने में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यकीन रखा करते थे। अलग अलग, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदला, दौलताबाद रख दिया। इस तरह से सिटी लाइफ, क्योंकि ये सिटी में ही डेवलप करते थे। कैंप सिटी हुआ करती थी, उसमें इनको सबकी आवश्यकता होती थी, तो सिटी के इर्द गिर्द घुमा करते थे। इन सिटीज ने इनका समर्थन, इन सिटीज से इनको फायदा ये हुआ कि इन्हें बड़े पैमाने पर उन शहरों में वो वर्ग समर्थन के तौर पर मिला जो वर्ग अब तक दरकिनार किया गया था भारतीय राजाओं के द्वारा या भारतीय शासकों के द्वारा। ये वर्ग वो था जो लेबर था, जो आर्टिजन था, जो आउटकास्ट था, जिन्हें पहले की कास्ट सिटीज में कोई एंट्री नहीं थी, या जो सिर्फ और सिर्फ स्लेव की भूमिका निभा रहे थे। नई सिटीज का निर्माण करता ही यही है। इस तरह से इनका समर्थन मिल गया है उन राजाओं को। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरी अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें तो इक्वालिटी का कंसेप्ट बहुत स्ट्रांगली आ चुका था। जो ब्राह्मणों को कई तरह की रेवेन्यू में एग्जम्पशंस हुआ करती थी, वो एग्जम्पशन सब खत्म हो चुकी थी। सारी रैयत एक सरीखे मानी गई, सभी को एक ही तरह से रेवेन्यू पे करना होता था। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इस्लाम का एक बहुत बड़ा रोल रहा तुर्कों को। जो इस्लाम ने दिया वो शायद दुनिया कोई धर्म उस समय में किसी कौम को नहीं दे सकता था। सबसे पहला कंसेप्ट इस्लाम का है कंप्लीट इक्वालिटी। तो कंप्लीट इक्वालिटी प्रमोट की गई, किसी तरह का कोई डिवीजन नहीं था। इसलिए इनके सैनिक बिना भेदभाव के कॉमन ब्रदरहुड के साथ एक इक्वालिटी के स्टेटस के साथ युद्ध किया करते थे, क्योंकि आपसी रंजिशें और डिवीजन नहीं हुआ करती थी। भारतीय सेनाओं में यही दिक्कत पाई गई। अगर हम क्षत्रियों के माध्यम से ही केवल सेना नहीं बनाते, कॉस्मोपॉलिटन सेना बन नहीं सकती, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक साथ तो काम करेंगे नहीं। सेकेंड एस्पेक्ट हुआ करता था स्ट्रॉन्ग फेटलिज्म। फेटलिज्म का माध्यम यह है कि पूर्ण रूप से अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। जिंदगी और मौत भगवान खुदा के हाथ में छोड़ दी कि अल्लाह तय करेगा कि मौत आनी कि नहीं आनी। तुम अपना कर्म पूरे जोर से लड़ा दो युद्ध के मैदान में, किसी मौके पे जो होगा वो अल्लाह के हाथों में, अल्लाह कभी भी सिचुएशन बदल देंगे। इस थॉट के साथ जब ये युद्ध करते थे तो मौत से बेबाक होते थे, मौत का इन्हें भय ही नहीं होता था, और अल्टीमेटली जीत इन्हीं की होती थी। क्योंकि जिंदगी मौत इनके मुताबिक इनके हाथ में नहीं है, वो अल्लाह डिस्टीन करके आया। अल्लाह ने पहले ही तय कर दिया कि जिंदगी मिलेगी मौत, अब तुम युद्ध में आ गए, युद्ध लड़ो। तीसरा कंसेप्ट हुआ करता था इस्लाम में स्ट्रांगली शरिया के द्वारा ये मेंशन किया गया कि ड्रिंक नहीं कर सकते, मदिरा पान नहीं कर सकते। तो पूरे के पूरे तुर्किश सैनिकों की खासियत थी, मदिरा पान नहीं किया करते थे। और जब आप अल्कोहलिज्म नहीं लेते हैं, आप डिसिप्लिन में रहते हैं, अपने कॉन्शियस में रहते हैं, पूर्ण रूप से मजबूत और स्ट्रांग रहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ करता था। तो भारत में आने के बाद पॉलिटिकल अपरेटस को सुधारा गया, कोर्ट लाइफ को डेवलप किया गया, यूनिफाइड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश की गई, इक्तादारी सिस्टम के माध्यम से सामंतों की ताकतों को खत्म किया गया, पूरे के पूरे रेवेन्यू को असेस किया गया दोबारा से। इसके माध्यम से ये देखा गया कि जेन्युइन असेसमेंट कितना बनता है और रेवेन्यू कैसे फीजिबली लिया जा सकता है। जो जो लोग प्रिविलेज क्लासेस थे उनकी एग्जम्पशंस बंद कर दी गई,
उनसे भी रेवेन्यू मोबिलाइज किया गया, इससे धन बढ़ा, उसके माध्यम से सड़कों को सिक्योर किया गया, नहरों के मार्ग बनाए गए, इरिगेशन के नए प्रोजेक्ट लगाए गए, उद्योग धंधे कारखानों को लगाया गया, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ दोबारा से ट्रेड लिंक रिवाइव किए गए, पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध बना करके रखे गए और रेगुलरली एम्बेसीज एक्सचेंज की गई, क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बदला, क्लोज कल्चर को ओपन कल्चर में चेंज किया, और जो लोकल लाइट लोग हुआ करते थे उनके रिलीजन को, उनके कस्टम को रिस्पेक्ट देना पे किया। अल्टीमेट इन सारे माध्यमों से फिर से एक नया भारत विकसित हुआ और वो आपके सामने खड़ा है। अब हम बात करते हैं तुर्किश राजाओं की और उनकी कहानियां। सबसे पहले हमें पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक को और उसको समझना है। इतनी बात समझ में आई? कुतुबुद्दीन ऐबक, अब कुछ समझाने जा रहा हूं, डीपली समझना, ठीक है? कुछ और है राजेंद्र? हर्ष जी कुछ हो रहा है? हर्ष जी भी थोड़ी देर बाद मत्थे जिद्दा कर, नहीं लगता ये? कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी जिनके द्वारा स्थापित की गई, इनसे जुड़े हुए सारे फैक्ट कंसेप्ट अब आप समझिए, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। देखिए, मोहम्मद घोरी या फिर शहाबुद्दीन या मुइजुद्दीन, कुछ भी समझिए, मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में। क्लियर है जी? अब 1206 में खोखरों के द्वारा इंदस नदी के किनारे धमनाक नाम की जगह पे उसको मार दिया जाता है। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसका कोई लीगल हेयर नहीं था आगे मेल, तो फिर उसका किंगडम किस में डिवाइड होगा? तो सुनिए, उसी के भतीजे के पास चला जाएगा घोरी, तो घोरी चला गया महमूद के पास, जो उसका कौन है? भतीजा। अब जो गजनवी है यानी कि गजनी, ये किसके कंट्रोल में चला गया? उसी का एक जर्नैल, जो कि बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा जर्नैल है, उसी का एक जर्नैल जिसका नाम है ताजुद्दीन याल्दौज। ताजुद्दीन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, सारा सल्तनत पीरियड इसी पे घूमेगा। ताजुद्दीन याल्दौज, तो जा पूरा नाम नहीं होता तो याल्दौज याद कर लेना। इसी का सिंध और मुल्तान का इलाका जो इसी के एक जर्नैल के हाथ चला जाएगा, यानी कि नसीर उद दीन का बच्चा, नसीरुद्दीन का बच्चा, तो इसका नाम ऐसे लेना है, नसीरुद्दीन का बच्चा, QABACHA, नसीरुद्दीन का बच्चा। इसके पास क्या चला गया? सुल्तान, सॉरी, सिंध एंड मुल्तान सिंध एंड मुल्तान, चुप कर जाओ, सिंध मुल्तान, नसीरुद्दीन को बच्चे के पास चला गया। दिल्ली किसके पास आई? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली किसके पास आई? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस तरह से एम्पायर डिवाइड हो गया। अब बाय लॉ तो जो गजनी पे राज करता है वहीं से ही सारा एम्पायर मैनेज हो रहा है ना, तो वो फिर सारे एम्पायर पे राज करेगा। तो ताजुद्दीन याल्दौज ने बोला यार ऐसा कर, घोरी तो निपट लिया, अब तू आजा वापस और दिल्ली पे मैं बैठा दूंगा कोई नया जर्नैल। तो फिर उसे समझाया कुतुबुद्दीन ऐबक को ने कि बेटे 1191 से तराई के पहले युद्ध से लेके 1206 तक आधे से ज्यादा भारत मैंने जोड़ा है अपने साथ, और तू कौन है? तू मोहम्मद घोरी तो है नहीं, तो तू भी वही है जो मैं हूं, तू संभाल गजनी, मैं संभालूंगा भारत। तो अल्टीमेटली मैं तुझसे सारे संबंध तोड़ता हूं, मैं सेंट्रल एशियन से खुद को अलग करता हूं, जुदा करता हूं, आज से मैं अपना एक नया भारत विकास करूंगा, नई किंगडम बनाऊंगा। लेकिन ऐसे नहीं होते संबंध राजनीतिक। ऐसा किया, लेकिन कैसे किया, तरीके सब समझिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखिए तो बहुत तगड़ा जर्नैल था, एक से एक युद्धों के मामले में सबसे दिग्गज रहा। कैसे? कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने 1191 और 92 में भारत तराई के दोनों युद्धों में पार्टिसिपेट किया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने 1194 मोहम्मद घोरी की तरफ से चंदवाड़ के युद्ध में जयचंद्र राठौड़ की धज्जियां उड़ाई। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही हुआ। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही, ये कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक ही है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही हुआ करता था जिसने 1195 में ग्वालियर और बयाना के किले को जीता मोहम्मद घोरी के लिए। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही था जिसने 1197 में भीमदेव टू को हराया गुजरात में घुस करके, और इसकी वजह से ये मोहम्मद घोरी से भी आगे निकल गया, क्योंकि 1178 में मोहम्मद घोरी इसी भीमदेव टू से हारा था गुजरात में। तो मोहम्मद घोरी का जर्नैल मोहम्मद घोरी से भी ऊपर है, क्योंकि वो उसी रूलर को हरा रहा है जिस रूलर से कभी मोहम्मद घोरी हारा था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही है जिसने 1202 में कालिंजर और महोबा, बुंदेलों की जड़ें जहां पर फंसी और कालिंजर के किले को जीतना किसी के बस की बात नहीं। ये जीतने के बाद राजपूत भी इसके सामने नतमस्तक हो गए थे, इसने जीता। तो जिसने बुंदेल जीत लिए, जिसने गुजरात जीत लिया, ग्वालियर बयाना जीत लिया, जिसने अपने सत्ता में आने के बाद ही, जैसे ही 1193-4 का समय था, दिल्ली, हंसी, मेरठ सब जीत लिया।
दिल्ली जीत लिया, हंसी जीत लिया, मेरठ जीत लिया। इन्हीं सालों के दौरान इसने उस समय में आक्रमण किए, कोयल जीता, बनारस जीता, कोयल और बनारस का इलाका जीता। तो दिल्ली, हंसी, मेरठ, कोयल, बनारस, गुजरात, बुंदेल, चंदेल सारे रपट लिए इसने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत तगड़ा जर्नैल हुआ करता था। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कैसा था। अव्वल दर्जे का एडमिनिस्ट्रेटर था, कैसे समझिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को पता था कि एक तो मैं लीगल हेयर नहीं हूं, तो मुझे तो मुस्लिम समाज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा एक लीगल हेयर के तौर पर, तो क्या करना पड़ेगा। इसने सैंक्शन लेटर लिया किससे, महमूद से। महमूद क्योंकि एकमात्र बचा हुआ वंशज है घोरी का, तो महमूद से सैंक्शन लेटर लिया। लेकिन महमूद ने सैंक्शन लेटर ऐसे नहीं दिया, 3 साल लग गए सैंक्शन लेटर लेने में। तो 1206 में ये किसी के बिना कहे ही दिल्ली में बैठ गया अपनी गद्दी जमा करके, किंग बन करके इंडिपेंडेंट। लेकिन 1209 में इसे लेजिटिमेशन लेटर मिला है महमूद की तरफ से। उसके पहले 3 साल तक इसको जद्दोजहद झेलनी पड़ी। किनकी जद्दोजहद झेलनी पड़ी, हर फ्रंट में लड़ना पड़ा। पहले उनसे लड़ना पड़ा जिनको हम कहते हैं कुतुब्बी और मुइज्जी। ये कुतुब्बी मुइज्जी कौन थे, मुइज्जी माने टब्बर मोहम्मद गौरी का, उससे जुड़े हुए, यानी कि आमिर, जितने भी आमिर हैं और मलिक हैं। तो कुतुब्बी और मुइज्जी कुनबों से ये लड़ा, अपने साथ के तुर्कों से, नोबलों से लड़ा। सेकंड एस्पेक्ट, जो इसके साथ के जर्नैल थे, यालदौज का बच्चा, इनको बर्दाश्त नहीं था, इनसे इसको फाइट करनी पड़ेगी। तीसरा एस्पेक्ट जो उलेमा है, उलमा, उलमा कहते हैं कि स्लेव थोड़ी ना गद्दी पे बैठ सकता है, शरिया के इस्लाम के मुताबिक स्लेव, तुम्हें तो बेटा मुस्तकबिल बनने की गवाही ही नहीं है अल्लाह की तरफ से, ऐसा करते थे। तो कहता तुम्हें मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। तो उलेमाओं से, द लर्नड स्कॉलर ऑफ द इस्लाम कॉल्ड उलेमाज, उलेमाओं से लड़ना पड़ा। लेकिन ये सब कुछ इसने मैनेज किया। कैसे मैनेज किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ताजुद्दीन यालदौज से की बेटी से शादी कर ली, मैट्रिमोनियल अलायंसेस, डिप्लोमेटिकली। नसीरुद्दीन का बच्चा को अपनी बहन दे दी। और उस समय का सबसे तगड़ा जर्नैल जो एग्जिस्ट करता था, उससे अपनी बेटी बिहा दी, यानी कि इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को अपनी बेटी दे दी, नसीरुद्दीन का बच्चा को अपनी बहन दे दी, यालदौज की बेटी ले ली। इस तरह से तीनों, दो वो और आने वाले समय में अपने साथ सुल्तान जोड़ने, तुर्क जोड़ने, तो उनके लिए वो जर्नैल अल्तमश, उसको साथ जोड़ लिया। इन तीनों को किसी तरह से शांत किया और अपने आप को सेटल किया, और फिर अदर एरिया में कैंपेन करने की शुरुआत की। इस तरह से डिप्लोमेटिक अलायंसेस के माध्यम से, युद्धों के माध्यम से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और मैनेज किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर कहानी सुने तो फर्श से अर्श तक जाने वाला बंदा है। एक पर्सन हुआ करता था, निशापुर एक जगह है, निशापुर का काजी था, काजी, निशापुर के काजी ने इसे परचेज किया था। और इसका दमखम देख करके, इसकी वैलोरस एक्टिविटी और इसकी युद्ध कलाओं को देख करके ऐसा महसूस हुआ, जब ये गजनी पहुंचा, किसको, मोहम्मद गौरी को, कि मुझे चाहिए। मोहम्मद गौरी ने इसे परचेज किया, किससे, निशापुर के काजी से। मोहम्मद गौरी के द्वारा जब ये परचेज किया गया, इसने उसके आर्मी ट्रेन में बहुत अच्छी कलाएं दिखाई, बहुत जबरदस्त युद्ध किए। धीरे धीरे वो इसे ग्रो कराता चला गया और अल्टीमेटली ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि ये उसका वायसरॉय बना। और जब मोहम्मद गौरी ने भारत में कैंपेन किया, उसने इसको वायसरॉय बनाया। और वायसरॉय बनाने के बाद जब वो वापस जाता था, ये उसके एम्पायर को ना सिर्फ यहाँ पर प्रोटेक्ट, मैनेज करता था, उसे एक्सपेंड भी करता था। तो कुल मिलाकर के ये कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसको जिम्मा जाता है। अगर ये यहाँ पर मजबूत खुट्टे की तरह खड़ा ना रहता तो मोहम्मद गौरी का ये मुस्लिम साम्राज्य बच नहीं पाना था भारत में, क्योंकि उस समय में सभी सर उठाने को तैयार थे। अगर हम बात करें राजपूतों की, तो राजपूत एक तरह से इनडायरेक्टली ही रूल हो रहे थे, उनके ऊपर कोई डायरेक्ट रूल नहीं था। कुल मिलाकर के सिर्फ उन्हें कहीं ना कहीं दबाया गया था। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान के वंशज बैठाए थे, हर बार विद्रोह करते थे। 1195 में उनका विद्रोह दबाया, तो उनके विद्रोहों को दबाना, गुजरात के चालुक्यों को जीतना, बुंदेलखंड को जीतना, जो वहां से फिर भाग करके दूसरी जगह पर छुप जाते हैं, ईस्टर्न राजस्थान को अपने होल्ड में लेना, दिल्ली को, मेरठ के इलाके को कंट्रोल में लेना, बनारस तक अपनी धाड़ मारनी। फिर उसी समय ईस्ट में एक जर्नैल अपना फन फैला रहा है, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी की जड़ें पकड़ करके इसको काटना और इसकी धज्जियां उड़ानी कि ईस्ट भी बेटा मेरा है। ये पॉसिबल नहीं था अगर वो एक तगड़ा जर्नैल ना होता। सभी को सेटल किया। तो एक दास, एक स्लेव जो फर्श पे है, वो अपने दम से, अपनी एबलेस्ट जनरलशिप, अपनी एबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजीज के माध्यम से इस पॉइंट तक पहुंचा। जहां मैरिज करनी थी वहां मैरिज की, जहां युद्ध लड़ना था वहां युद्ध लड़ा। हर तरह के प्रयास उसने किए और अपने ही साथियों को मैट्रिमोनियल अलायंसेस के माध्यम से मैनेज भी किया। ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर। इसलिए
कुतुबुद्दीन ऐबक एक काफी स्ट्रांग और काफी प्रतापी नेता माना गया है। याद रखिएगा एक बात, कभी गलती मत करना, दिल्ली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली तोमरों के बाद चौहानों के अधीन थी और चौहानों को हरा करके ही घोरी ने भारत में सत्ता स्थापित की। लेकिन दिल्ली राजधानी तब तक नहीं बनेगी सल्तनत पीरियड की जब तक इल्तुतमिश गद्दी पे नहीं बैठेगा। इसके पहले राजधानी गजनी की, घोरी की और कुतुबुद्दीन ऐबक की भारत में लाहौर है। यहां पे सारे फंसते हैं, एमसीक्यू है। गजनी, घोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक की भारत में राजधानी क्या है? लाहौर। ये सारे पंजाब से ऑपरेट करते थे। लाहौर से कैपिटल दिल्ली स्थानांतरित की है इल्तुतमिश ने। और एक एमसीक्यू जिसमें 99.9% बच्चे फंस जाते हैं कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन, तो सब कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश, भारत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन। क्योंकि आप दिल्ली को सिनोनिम मानते हो ना भारत से, लाहौर था वो, तो लाहौर से था। आई बात समझ में? तो ये सारी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बातें हैं। हर एंड पर बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। अब हम बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर और बाकी चीजों की। तो उस मामले में भी